नमस्कार चंद्रकांत भट्ट। कभी कभी कौन कब कैसे किस तरह नसीब से प्रारब्ध से पुरुषार्थ से या तो सत्ता में आ जाते हैं, या तो पैसादार हो जाते हैं, या तो गरीब हो जाते हैं। लेकिन जो लोग ईमानदार हैं वो ईमानदार कभी भी गरीब नहीं होते हैं। जैसे दादा बिल्ला उस वक्त आज़ादी के पहले भी थे और आज भी हैं। लेकिन आज सत्ता में जो लोग आए, इन लोगों ने ऐसे लोगों को विश्व के धनाढ्य की यादी में लाकर रख दिया है, क्योंकि सब कुछ बेच दिया है। उसको राइजिंग दे दिया है। और इसी तो हम कहते हैं कि आपके कुटुंब में आपके माँ बाप, आपके पिता के बाद कौन। सवाल इसी तरह उस जमाने में पूछा जाता था कि आफ्टर नेहरू हु। मैंने आर्टिकल्स पढ़ा, बढ़िया आर्टिकल्स है, आप लोगों को समझने की कोशिश। मैं तो अमेरिका में हूँ। तो महात्मा गांधी ने 1932 में जब कांग्रेस की सदस्यता त्यागी, तभी कहा मेरे बाद जवाहर मेरी भाषा बोलेगा। शैडो ऑफ महात्मा गांधी। तब वे 63 साल के थे। देखिए 63 ईयर्स। राजनीति में किसी शख्स के लिए यह बहुत अधिक उम्र नहीं, मगर उन्होंने अपने सक्सेशन का प्लान, वारसदार का प्लान कर लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अगली पीढ़ी के अनेक नेताओं को तैयार किया। आपको भी आपके बाद के वारसदारों को तैयार करना पड़ेगा। संस्था हो, समाज हो, कोई भी, वहाँ अगर आपके बाद अगर वो संस्थान में कोई सक्षम आदमी नहीं आएंगे, वो संस्था के खत्म हो जाए। मैंने देखा, मैंने कितनी सारी संस्था में, बैंक में, यहाँ एसोसिएशन में, मेरे समाज में, सब जगह मैंने काम किया, लायंस क्लबों में, देखा कि मेरे बाद सब कुछ खत्म हो गया। कौन जिम्मेदार? क्योंकि हम काम करना है, हमारे पास लीडरशिप नहीं है, और हम अपनी इच्छा से सिवा की भावना नहीं रखते हैं। अगर सोच में, नॉट ओनली इन सोच, कर्म में भी अगर ईमानदारी है, सेवा भावना है, देश प्रेम है, संस्था का प्रेम है, समाज का प्रेम है, कुटुंब प्रेम है, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन नहीं। तो अगली पीढ़ी के अनेक नेताओं को तैयार किया। आज़ादी ऐसे नहीं मिली, इतने सारे लीडर पैदा किए गए तब आज़ादी मिली है। पर लीडरशिप के लिए उन्होंने जवाहर सबसे बेहतर लगे, और वे गांधी के क्लियर सक्सेसर, वारसदार माना जाता था। लेकिन 1958 में इस्तीफा देते समय नेहरू ने कोई क्लियर सक्सेशन प्लान, वारसदार बनाने का प्लान नहीं दिया। यह एक बड़ी रणनीतिक खामी थी, लेकिन उसके मुताबिक वो सोचते थे कि मैं लोकशाही ढब से इंसानों को, लीडर को लोग चुनते, मैं नहीं। हालांकि तब वे देश दुनिया के तमाम लोगों के आग्रह पर लौट आए। 1964 अपनी मृत्यु तक पद संभाला, पर तब भी किसी को उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार नहीं किया। ये भी शायद उसके दिमाग में क्या हो, क्या परिस्थिति हो, किसी को कुछ क्या मालूम। हम तो पढ़ते हैं, हम तो ऐसे अपना व्यू देते हैं। तो यह शायद उनकी डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी। वे शायद मानते थे कि यह देश उनके बाद उनका उत्तराधिकारी तय कर लेगा, जो आज हो रहा है। आज भी 3 दशक में जो हुआ, जिन लोगों को नहीं सोचा वो सत्ता में आ गए, जिन इंसानों का नाम भी नहीं था, वजूद भी नहीं था, कुछ देश के लिए कुछ नहीं किया था, ऐसे लोग
नए नए भारत जन्मे, आज़ादी के बाद जन्मे, वो लोग सत्ता में आ गए। और इन लोगों ने ऐसा काम किया, जो लोगों ने, जिन्होंने काम किया उसको बदनाम करने का ही सिर्फ काम किया है। बहरहाल एक समय कुछ लोगों को लगता था कि कृष्ण मेनन उनकी जगह ले सकते हैं, उन्हीं की तरफ ब्राइट और सुशिक्षित। मगर मेनन की आम स्वीकृति कम थी, यही भी एक प्रॉब्लम है। फिर भी 1962 के युद्ध की भेंट चढ़ गए और दूसरे सीनियर मंत्री थे टीटी कृष्णमाचारी, यशवंतराव चौहान, स्वर्ण सिंह, गुलजारी लाल नंदा, जगजीवन राम, लेकिन सबसे मजबूत नाम था मोरारजी देसाई, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन राजकारण में एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चलता है, मनमोहन सिंह को नहीं चलने दिया, यही तो हालत है। विरोध पक्ष ने नहीं चल दिया, प्रजा ने नहीं चलने दिया। वो भ्रष्टाचार, वो जो चोर थे वो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चोर चोर करके बूम लगाते थे, इन लोगों ने नहीं करने दिया। तो देशद्रोही थे, इन लोगों ने करने नहीं दिया। जो आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया है, इन लोगों ने नहीं करने दिया। और देसाई नेहरू कैबिनेट में नंबर 2 थे वो मोरारजी देसाई। वित्त मंत्री और राजनीतिक रूप से इसे बड़ा कद महत्वाकांक्षी थे। तो जब नेहरू की मौत हुई, उन्होंने पद पर अपना दावा पेश किया, लेकिन वह अक्कड़ बदमिजाज थे, नापसंद भी किए जाते थे। खासकर पार्टी अध्यक्ष कामराज उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे। उन्होंने इंदिरा को कहा, आप मोरारजी को चुनौती दो। आज जो गलत तथ्य बाहर निकालते हैं, उसके लिए ये सबक है कि सच्चाई सुनिए। युवा जन को ये सच्चाई समझनी होगी कि उन्होंने इंदिरा को कहा कि आप मोरारजी को चुनौती दो। किसने कहा? वो कामराज ने। इंदिरा पितृशोक में थी, इनकार कर दिया। कामराज ने दूसरा कैंडिडेट खोजा, वो था लाल बहादुर शास्त्री। सोचिए, शास्त्री बेहद जूनियर थे, दिल्ली में पहली बार 1952 में आए थे और नेहरू ने उन्हें उत्तर प्रदेश में पार्टी के चुनावी काम से बड़ा कौशल देखा तो राज्यसभा से लाए और मंत्री भी बनाया। वो एक ऐसा इंसान था जिसने एक रेल दुर्घटना होने के तुरंत अपना राजीनामा पेश कर, जो आज कभी नहीं, ये सत्ता में बैठे लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसने, मैं जाने दो, नहीं शब्द कहूँगा। तो वो पहली बार लोकसभा सांसद 1957 में बने और एक बार रेल मंत्री रहते दुर्घटना की जिम्मेदारी लेकर वे इस्तीफा दे चुके थे। फिर मंत्री बने तो कामराज प्लान में उनका इस्तीफा हो गया और नेहरू ने एक बार फिर मंत्री बनाया। मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, वो नेहरू विजन था। उसने देखा ईमानदार इंसान, अपने ऑफिस में अटैच रखा, कुछ वैसा जैसा कि पृथ्वीराज चौहान मनमोहन सिंह के दौर में पीएमओ से जुड़े मंत्री थे। तो ये शास्त्री का कद वैसा बड़ा नहीं था कि वे मोरारजी देसाई जैसे हैवीवेट नेता के सामने दावेदारी खड़ी कर सके। फिर भी अगर वे पीएम बने तो यह असल में कामराज का गणित था। और अब 1.5 साल बाद शास्त्री भी नहीं रहे, शास्त्री पीएम तो बन गए। ताशकंद में उसकी अप्रत्याशित मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यकारी प्रधानमंत्री बने और पूर्णकालीन प्रधानमंत्री के लिए पद प्रक्रिया शुरू हुई। मोरारजी पिछली हार के बाद अब चाक चौबंद थे, उनके सामने खड़े होने की हिम्मत किसी न थी। तो कामराज ने इस बार इंदिरा को राजी कर दिया, चाणक्य उसे कहते हैं। लेकिन जीत में संशय था और इंदिरा की तरफ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डीपी मिश्रा ने कमान संभाली। दोनों पक्ष 10 दिन तक अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए सांसदों को साधते रहे। बकायदे चुनाव हुआ, सांसदों ने वोट किया और इस चुनाव में
186 मतों से इंदिरा ने मोरारजी भाई को हराया और पीएम बनी। जो सत्ता में नहीं थी उसको बड़ा प्रधान बना दिया। शास्त्री की जयंती या पुण्यतिथि पर एक गैंग सक्रिय हो जाता है। वे शास्त्री की हत्या, जहर, बदन नीला पड़ना, पोस्टमार्टम नहीं होना, गवाहों को ट्रक से कुचल देना जैसे किस्से घटते हैं और इंदिरा का पीएम बनना जोड़कर अप्रत्यक्ष रूप से इंदिरा गांधी को शास्त्री की हत्या का जिम्मेदार बताने की कोशिश करते हैं और खुलकर कुछ न कहना मगर घटिया गप्पों की श्रृंखला बनाकर आपको एक निष्कर्ष तक ठेलने की कोशिश टिपिकल जो आज सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया द्वारा गलत तथ्यों को पेश कर बदनाम करने की कोशिश करते हैं और वे ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि शास्त्री को मरते ही गद्दी इंदिरा की गोद में टपकती तय थी और वे मरे और उसको गद्दी मिली। वो जो लोग उस दौर में जिए उन्होंने आंखों के सामने सब देखा तो ये प्रश्न उठे नहीं, लेकिन 2010 के बाद व्हाट्सएप पढ़कर बड़ी हुई पीढ़ी के जहन में यह माइथोलॉजी की तरह ठूस दिया गया है। वे लड़ते हैं, गालियाँ देते हैं, इनकी जानकारी और ज्ञान पर दया आती है, क्रोध भी। इस देश ने अटल बिहारी वाजपेयी के नीले पड़े बदन को देखा है, संभव है 150 साल बाद उनके बाद पीएम बनने वाले के लिए भी कोई किस्सा तैयार हो जाएगा। तो जो आर्टिकल्स रीबॉर्न मनीष उसने लिखा था, मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। सच्चाई पहुंचाना, पढ़ना, समझना और गलत तथ्यों को दिमाग से निकालना आपका काम है। मैंने तो आपको बताया, सच और झूठ आप पर छोड़ देता हूँ और रीबॉर्न मनीष को मैं सलाम करता हूँ।